आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। तो यहाँ हम वॉइड एग्रीमेंट के साथ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस होगा ये वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों को ही कवर करेगा। तो डिफरेंस किसके साथ कर रहे हैं? विद इलीगल एग्रीमेंट्स। तो आज के ये डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन से होंगे? ऐसे एग्रीमेंट जो कि शुरुआत से ही एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स। या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव बिकम वॉइड बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? दे आर वॉइड। वॉइड होने का मतलब क्या है कि अब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहे हैं। कोई भी एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही लीगली एनफोर्सेबल नहीं था वो वॉइड एग्रीमेंट है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में तो लीगली बाइंडिंग था, लीगली एनफोर्सेबल था, बाद में किसी भी रीजन की वजह से अब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं रह गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट की हम जब बात करते हैं तो इलीगल एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट होते हैं? विच इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी। यानी कोई भी एंटी सोशल, अगेंस्ट द लॉ कोई भी एक्टिविटी होती है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज इलीगल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि बी अगर सी की पिटाई कर देगा तो ए से कितने देगा? 1000 रुपीज देगा। तो यहाँ पे किसी की पिटाई करना, किसी को फिजिकली हार्म करना, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ये कैसा एग्रीमेंट है? दिस इज इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, जैसे ए और बी दो पर्सन है, बी कहता है कि मैं जादू से तुम्हारे घर में खजाना ढूंढ दूंगा और तुम मुझे बदले में 1 लाख रुपए दे देना। तो ये क्या है? क्योंकि जादू से खजाना ढूंढ देना दैट इज इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। बी अगर जादू से इसके घर में खजाना नहीं ढूंढ पाएगा तो ए कभी भी बी को कोर्ट में सू नहीं कर सकता है, उसके ऊपर केस नहीं कर सकता है कि तुम खजाना ढूंढो। वॉइड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे कि विदाउट कंसीडरेशन हो सकते हैं कि ए के पास एक घर है और ए कहता है कि मैं अपना घर फ्री में बी को बेच रहा हूँ, गिफ्ट नहीं कर रहा है, बेच रहा है। तो विदाउट कंसीडरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो, लेकिन जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होंगे, तो दे आर वॉइड। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वर्ड एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट्स के बीच में, दैट इज अबाउट देयर नेचर। तो नेचर अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज वंस वैलिड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जो कभी वैलिड हुआ करता था जब वो बनाया गया था, लेकिन बाद में किसी डिफेक्ट की वजह से वो क्या हो गया? वो वॉइड बन गया। यानी बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि लॉ चेंज हो गया है, विदाउट कंसिडरेशन है, या कोई फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी आ गई है उसकी कंप्लीशन में। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक घर है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ किराए का कि अगले महीने से बी 1 साल के लिए इसका ये जो घर है ये किराए पे ले लेगा। लेकिन अर्थक्वेक आ गया और ये जो घर है ये गिर गया, तो इट इज इम्पॉसिबल कि अब वो बी को घर कभी भी किराए पे दे पाएगा। तो बिकॉज ऑफ सम फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा हो गया है? ये अब वॉइड हो गया है, अब ये इम्पॉसिबल हो गया है, कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले जब कॉन्ट्रैक्ट किया था इट वॉज वैलिड, लेकिन बाद में ये क्या हो गया? ये वॉइड हो गया। ठीक है, तो नेचर की जब हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो उसके अंदर इम्पॉसिबिलिटी या जो अनएनफोर्सेबिलिटी है वो स्टार्टिंग से ही हो, किसी डिफेक्ट की वजह से बाद में भी आ सकती है। लेकिन जब हम एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट्स होते हैं ये कैसे होंगे? दे आर ऑलवेज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हर केस में ये शुरुआत से ही क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है। मार पिटाई करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, किसी और तरह का कोई एंटी सोशल या अगेंस्ट द लॉ कोई भी काम करना, वो क्या होगा? शुरुआत से ही दैट इज प्रोहिबिटेड, दैट इज वॉइड। तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज वॉइड एब इनिशियो। जब हम बात करते हैं वर्ड एग्रीमेंट्स की या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, तो इनका जो स्कोप है दैट इज ब्रॉडर। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस अबाउट द स्कोप। ब्रॉडर है एग्रीमेंट्स का, वर्ड एग्रीमेंट्स का स्कोप, और जब हम इलीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसका जो स्कोप है वो नैरो होता है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल की हेल्प से हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये जो आउटर सर्कल है ये क्या है? दिस इज अबाउट वर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, ये वर्ड एग्रीमेंट है। ये इसके भी बाहर वाला जो सर्कल होगा ये है हमारा किसी भी तरह के एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो हर एक एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही वो क्या हो? वर्ड होगा। तो ये एग्रीमेंट्स है, वर्ड एग्रीमेंट्स है, और वर्ड एग्रीमेंट्स के अंदर ही क्या आएंगे? इलीगल एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो हर तरह का जो इलीगल एग्रीमेंट है वो क्या है? वो वर्ड भी है।
लेकिन हर तरह का वॉइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। सो वॉइड एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो क्या है, इट इज वाइडर, और इलीगल एग्रीमेंट्स का जो स्कोप है वो क्या है, वो नैरो है। सो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स दे आर नॉट इलीगल, लेकिन हर एक जो इलीगल एग्रीमेंट है वो कैसा है, इट इज वॉइड। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज अबाउट एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, दोनों के दोनों ही क्या है, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ, क्योंकि वॉइड है, वॉइड कोई भी चीज जब हो जाएगी तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, अनएनफोर्सिएबल। ठीक है, ए और बी दो पर्सन्स है, ए ने बी को उधार पे कुछ पैसे दिए थे और उनकी रिकवरी का जो टाइम है कोर्ट के अंदर, जो इसका लिमिटेशन टाइम है वो अब खत्म हो गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है टाइम बार डेट। ठीक है, इसका टाइम खत्म हो गया। टाइम बार जो डेट्स होते हैं है तो ये लीगल, लेकिन इट इज अनएनफोर्सिएबल। ठीक है, सो एनफोर्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जितने भी, चाहे वो वर्ड एग्रीमेंट है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या इलीगल एग्रीमेंट है, सभी के सभी अनएनफोर्सिएबल हैं। ठीक है, यहाँ जब हमने इलीगल की बात करी थी कि ए ने बी को पैसे दिए सी की पिटाई करने के लिए, अब बी ने सी की पिटाई कर दी लेकिन ए ने बी को पेमेंट नहीं दी। बी अब ए को कभी भी केस, बी के ऊपर, बी ए के ऊपर कभी भी केस नहीं कर सकता यहाँ। ठीक है, सो इट इज अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ। लीगैलिटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सभी के सभी वर्ड एग्रीमेंट या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, दे आर नॉट इलीगल। जैसे कि अभी हमने ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स में देखा था कि जरूरी नहीं है कि सभी के सभी वर्ड एग्रीमेंट इलीगल हों। ठीक है, ये जो पोर्शन, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये सभी क्या है, दे आर इलीगल, और अंदर वाले क्या है, दे आर इलीगल। सो लीगैलिटी की जब हम बात करते हैं, ऑल द वर्ड एग्रीमेंट्स दे आर नॉट इलीगल। सिर्फ लीगली बाइंडिंग नहीं है, उनका जो इफेक्ट था, लीगल इफेक्ट था, वो खत्म हो गया है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट है, दे आर ऑलवेज इलीगल, हमेशा दे आर कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, गैम्बलिंग करना, प्रोस्टिट्यूशन, या किसी की मार पिटाई करना, किसी को किसी का मर्डर कर देना, सो दीज आर ऑलवेज इलीगल, दे आर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, दे आर कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अभी जो मैंने बताए भी थे कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज है, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं जैसे वॉइडेबल होंगे ये, तो दे आर वर्ड। अगर बाद में जो पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी वो कोर्ट में केस कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम वर्ड। ठीक है, तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, टाइम बार्ड जो डेट्स होते हैं जिनको कोर्ट में एनफोर्स करवाने का जो टाइम है वो खत्म हो गया है, वो कैसा है, ये सभी क्या होंगे, दे आर एग्जांपल्स ऑफ वर्ड एग्रीमेंट्स और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम इलीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसके अंदर किसी तरह का क्राइम करने का समझौता होगा पार्टीज के बीच में, या एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड करने या तीसरी पार्टी के साथ फ्रॉड करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, करप्शन जहां इन्वॉल्व होगा, तो ऐसे कोई भी जो केसेस होंगे, कोई भी एग्रीमेंट होंगे, वो क्या होंगे, दे आर इलीगल। अगर हम कोलेट्रल एग्रीमेंट्स की बात करें, ठीक है, कोलेट्रल क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि ए ने क्या कहा बी को कि तुम जाके सी की पिटाई कराओ या सी का मर्डर कराओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपीज देगा। अब ए के पास 1 लाख रुपीज है नहीं, अब बी को तो 1 लाख रुपीज चाहिए, देने पड़ेंगे अगर ये सी की पिटाई करवाना चाह रहा है। तो ए गया डी के पास ये 1 लाख रुपए उधार मांगने के लिए। ठीक है, तो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन यहाँ पे कौन सी है, या कोलेट्रल एग्रीमेंट कौन सा है, दिस इज द मेन एग्रीमेंट जो ए और बी के बीच में है, और ये जो ए और डी के बीच में है ये है कोलेट्रल एग्रीमेंट, यानी कि सब्सिडरी एग्रीमेंट जो है, जो इस मेन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कोलेट्रल एग्रीमेंट। तो जब हम वर्ड एग्रीमेंट या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अगर हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है तो जरूरी नहीं है कि जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है वो भी वर्ड हो जाए। ठीक है, कोलेट्रल एग्रीमेंट्स दे डू नॉट बिकम वर्ड। लेकिन जब हम इलीगल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है ये भी वर्ड होता है। अगर डी को पता है कि ए ने ये पैसे 1 लाख रुपए जो है ये बी को देने के लिए उधार मांग रहा है, और बी क्या करेगा, इन पैसों को क्यों मांगा है बी ने, कि वो सी का मर्डर करेगा। ठीक है, तो अगर डी को ये जानकारी है और फिर भी इसने ये 1 लाख रुपए ए को उधार दे दिए, तो बाद में ये कोर्ट में जाके इन पैसों को वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि ये क्या है, मेन एग्रीमेंट कैसा है, इलीगल इन नेचर। तो इसकी वजह से कोलेट्रल ट्रांजैक्शन भी कैसी हो गई है, वॉइड हो गई है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसके बाद, दैट इज अफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, कि पार्टीज को अपनी जो उनकी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करने की क्या उनकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं है। ठीक है, तो वर्ड एग्रीमेंट जैसे अभी मैंने कहा था कि ए के पास एक घर है और ये क्या कहता है कि बी को मैं तुम्हें अपना घर फ्री में बेच दूंगा।
अगले महीने, ठीक है। अब अगले महीने ए मना कर देता है बी को कि नहीं मैं तो अपना घर नहीं बेच रहा, तो यहाँ पे बी, क्योंकि इसने कोई कंसिडरेशन पे ही नहीं की है, बिना कोई पैसा पे किए इसको घर मिल रहा था, तो बी ए को फोर्स नहीं कर सकता, इसको कोर्ट में सू नहीं कर सकता है कि अब ये अपना घर मुझे नहीं दे रहा फ्री में, ठीक है। तो जब भी हम वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो दोनों की दोनों पार्टीज हैं, दे आर फ्री फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस, किसी तरह से वो लीगली बाउंड नहीं है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन इलीगल परफॉर्मेंस, अगर ए ने बी को हायर किया था सी का मर्डर करने के लिए, तो सी का मर्डर अगर बी कर देता है तो ये क्या है, दिस इज इलीगल परफॉर्मेंस। ऐसी इलीगल परफॉर्मेंस क्या है, इट इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। बी को भी पनिशमेंट मिलेगी, ए को भी पनिशमेंट मिलेगी। इम्पैक्ट ऑन थर्ड पार्टीज की जब हम बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं उनमें थर्ड पार्टीज के ऊपर किसी तरह का अफेक्ट आएगा, ठीक है। ए और बी ने, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल से किया था कि ए का घर है, फ्री में बी को बेच रहा था, तो अब ये घर इसको बेचे ना बेचे, इसका अफेक्ट किसी तीसरे सी पर्सन डी पर्सन किसी पे भी अफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम इलीगल की बात करते हैं तो यहाँ हमेशा थर्ड पार्टीज अफेक्ट होती हैं, मोस्टली केसेस में, ठीक है। थर्ड पार्टी कैसे अफेक्ट हुई है कि ए ने सी का मर्डर करवा दिया, या करप्शन की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है। अगर गैम्बलिंग की, ड्रग ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी भी तरह के एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, इन सभी में क्या है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, और उनके ऊपर क्या होंगी, दे में ऑल्सो फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे ऊपर डी ने उधार दिया था तो उसके ऊपर भी क्या आ गया, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ गई है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। रेस्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि दोनों पार्टीज के बीच में, चाहे वो एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट की बात है या वॉइड एग्रीमेंट की बात है, तो दोनों पार्टीज के बीच में अगर किसी तरह का कोई एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन अगर पास हुई है, तो क्या वॉइड एग्रीमेंट प्रूव होने के बाद जिस पार्टी को कंसिडरेशन मिली है उसे वो कंसिडरेशन वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। कि मान लीजिए ए के पास घर था, इसने फ्री में घर यहाँ दे दिया, लेकिन ये प्रूव हो गया कि ये क्या सा एग्रीमेंट था, दिस इज वॉइड, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के है। तो जब ये एग्रीमेंट वॉइड प्रूव हो गया है, तो बी को ये जो घर इसी ने ए से लिया है, ये क्या करना पड़ेगा, इसे वापस देना पड़ेगा, इट विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है। ए क्या कर सकता है, रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकता है कि मुझे ये मेरा घर वापस चाहिए, क्योंकि बी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, मैंने ये घर इसे फ्री में दिया था, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और इसीलिए मेरा घर मुझे वापस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पार्टी जिसने भी कंसिडरेशन या कोई भी चीज पे करी है, वो क्या कर सकता है, वो रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकता है कि मुझे मेरी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस पहुंचाया जाए, ठीक है। जब हम इलीगल ट्रांजेक्शन की या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात, एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ किसी तरह का रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए ने बी को 1 लाख रुपए जो दिए हैं, अगर बी जाके सी का मर्डर नहीं भी करता है, तो ए ये 1 लाख रुपए लीगली इससे कभी भी वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। ए कोर्ट में जाके ये थोड़ी ना कहेगा कि मैंने बी को 1 लाख रुपए दिए थे सी का मर्डर करने के लिए, इसने सी का मर्डर नहीं किया, तो ये मेरे पैसे जो है वो मुझे वापस दे दे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं कह सकता वो। तो यहाँ जब हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन की, तो रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोर्ट कभी भी रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर पास नहीं करता है, लॉ अलाउ नहीं करता है रिकवरी फॉर इलीगल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। आई होप आपको ये जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आप जो ये डिफरेंसेस हैं उनको इस चार्ट के थ्रू भी आप इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।